वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज शिक्षा शास्त्री बीएड का समावेशी शिक्षा का अध्ययन आपको करवा रहा हूँ। लगातार आपको वीडियो अपलोड हो रहे हैं समाज सेवी शिक्षा के ऊपर। और समावेशी शिक्षा का क्योंकि समावेशी शिक्षा में पहले आपको ये देखना है कि सर ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ टॉपिक कहीं जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा देखो टेक्स्ट से दिखा देता हूँ। और इस टेक्स्ट के अंदर ये समावेशी शिक्षा नाम की बुक है आपकी, ठीक है, समावेशी शिक्षा। इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर जो लेसन है उसका आपको अध्ययन करना, और मैं भी आपको आज एक बताऊँगा। वैसे बताया मैंने, एक तो विशिष्ट शिक्षा, शैक्षिक पाठ्यक्रम अनुशीलन, समावेशी शिक्षा, विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु संस्थाओं का योगदान। केवल इसके अंदर 5 लेसन आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से जो 4 नंबर का लेसन है उसका मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। तो उस 4 लेसन के अंदर क्या है कि कई टॉपिक है उसके अंदर। कई बार विशेषता पूछ लेता है, कई बार अधिनियम पूछ लेता है, कई बार समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है उसके बारे में पूछ लेता है, आवश्यकता पूछ लेता है, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से ये पूछ लेता है। तो एक टॉपिक के अंदर टाइटल के अंदर क्या होते हैं, सब टाइटल होते हैं। तो उन सब टाइटल होने के कारण मैंने इस टाइटल को एक पकड़ रखा है, समावेशी शिक्षा। इसके ऊपर काफी लेंथी वीडियो बन गए हैं, कई वीडियो अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं कई पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कई पार्ट के अंदर बनाए हैं। तो आज मैं आपको समावेशी शिक्षा के अंदर ऐसे, जैसे आपने इस चीज का तो अध्ययन किया है कि समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को शिक्षा एक साथ प्रोवाइड कराई जाती है बिना जाति, वर्ग और भेद की। ये तो डेफिनेशन अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं हर वीडियो के अंदर। मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि ये यहीं से टाइटल क्या होता है, शुरू होता है। तो अब समावेशी शिक्षा के अंदर जैसे आपने ये पढ़ा, तो अब इसके लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की क्या भूमिका है। समावेशी शिक्षाओं में अपने जैसे भारत है, भारत के अंदर राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या योगदान है, राष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताओ, तो आपने सुना होगा अली यावर जंग बंबई के अंदर एक है जो विशिष्ट बालकों के लिए, मूक बधिर बालकों के लिए शिक्षा प्रोवाइड कराता है। तो अली यावर जंग एक बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्था। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्था, बधिर संस्था। अब बंबई के अंदर है, ये कहाँ है, बंबई में। तो आपको ध्यान में होना चाहिए राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में अली यावर जो जंग है, राष्ट्रीय बधिर संस्थान है, ये अपना क्या दे रही है, कंस्टिट्यूशन दे रही है। राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान देहरादून, देहरादून, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। राजीव गांधी वहीं पढ़े थे, देहरादून के अंदर। और उसके बाद है राष्ट्रीय आंशिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय क्या नाम है इसका, आंशिक विकलांग संस्थान, आंशिक विकलांग संस्थान। ये भी संस्थान कार्य कर रही है। तो एक तो देहरादून के अंदर हो गया, एक बंबई के अंदर हो गया, ये आपका आंशिक वाली है कलकत्ता के, ठीक है। तो एक हो गया संस्थान कहाँ, बंबई के अंदर, एक देहरादून के अंदर, एक कलकत्ता के अंदर। एक और सुनिएगा सिकंदराबाद के अंदर राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था, विकलांग संस्था। ये कहाँ है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये आपकी है सिकंदराबाद, हैदराबाद के अंदर, ठीक है, सिकंदराबाद के अंदर, सिकंदराबाद के अंदर ये है। और एक नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली, ठीक है। अब मैंने ये आपको राष्ट्रीय संस्थान के बारे में बताया, संस्थान नहीं बनाना। और शायद अपने राजस्थान के अंदर भी नारायणी है, उदयपुर के अंदर, वो भी संस्थान का। इस प्रकार से विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं कार्य कर रही हैं। और इन बच्चों को वो बराबर यही मोटिवेशन दे रही है। पहले तो उनको अलग से शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही थी, लेकिन 2009 के बाद क्या हुआ
शिक्षा के अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के कारण इसमें सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया और उनका अध्ययन करवाया गया। तो इन राष्ट्रीय संस्थान जो मैंने लिखा है, अली और जंग बहुत ही अच्छा संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। और इन लोगों ने भी यही अपनी रिकमेंडेशन की है कि इन दोनों बालकों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, जिससे इनमें सामाजिकता का विकास, समानता का विकास, मानसिक विकास, है ना, इन बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सारी क्या हो सके, कम हो सके। इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन से संस्थान कार्य कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इस प्रकार के एक देहरादून के अंदर है, एक दिल्ली के अंदर है, एक बम्बई के अंदर है, एक कलकत्ता के अंदर है ना, तो पुणे में भी है, और पूरे राजस्थान के अंदर उदयपुर में भी बहुत से संस्थान हैं, मुझे नाम भी याद नहीं है। इतने ज़्यादा संस्थान कार्य कर रहे हैं इन बच्चों की शिक्षा के लिए। अब कोई आपसे पूछे, ये तो राष्ट्रीय स्तर के हो गए, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई संस्थान है जो ऐसे बालकों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए रिकमेंडेशन कर रही है, तो आप कह सकते हो यूनिसेफ और यूनेस्को। इसका नाम आपने सुना होगा, यूनिसेफ और यूनेस्को। यूनिसेफ और यूनेस्को ये दोनों ऐसे संस्थान हैं और जो क्या करते हैं, शिक्षा के लिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा करने के लिए क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। इन दोनों की स्थापना 1946 के अंदर हुई थी, और ये दोनों ऐसे संस्थान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा पर क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर, एक जर्मनी के अंदर भी कुछ संस्थान है, बताऊं आपको कौन सी है। एक क्रिस्टोफल ब्लाइंडनेस मिशन, क्रिस्टोफल ब्लाइंडनेस मिशन, क्रिस्टोफल ब्लाइंडनेस मिशन, ये जर्मनी के अंदर है। अब ये संस्थान है जो क्रिस्टोफल है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, अलिया और जंग है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है, नारायणी संस्थान है। ये संस्थाएं क्या करती है, शिक्षा को प्रोवाइड करवाने के लिए अपना योगदान दे रही है। और इन लोगों ने भी समावेशी शिक्षा के ऊपर क्या दिया है, बल दिया है। अब अपने सामने एक आता है कि सर ऐसे बताइए, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जिससे हम अपने जीवन के अंदर ये ग्रहण करें कि विशिष्ट बालक, भाई सामान्य बालक की शिक्षा तो सब लोग जानते ही हैं कि सामान्य बालक तो भाई बहुत इंटेलिजेंट होता है। बच्चे बेचारे जो विशिष्ट बालक है उनको लोग कमजोर समझते हैं ना, उनको एक दृष्टि से देखते हैं ना, उनको इन्फिनिटी होती है ना, उनके साथ सामान्य विद्यार्थी पढ़ना भी अपने लिए क्या समझता है, अपमान समझता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूं जो सामान्य छात्र अपने जीवन में नहीं कर सकते। उन लोगों की यादगार वास्तव में देखने लायक है। एक है संगीता अग्रवाल, जिसने ई टॉकिंग बुक्स बनाई है, संगीता अग्रवाल। कोई आपसे पूछे, ये नाम नोट करके रखना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है संगीता अग्रवाल। और संगीता अग्रवाल ने ई टॉकिंग नाम की एक बुक बनाई है, ई टॉकिंग बुक्स। ठीक, ई टॉकिंग बुक्स का इसने कर, ये लड़की दिल्ली के अंदर पढ़ी और मुजफ्फरपुर के अंदर कोई प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही है। ये दृष्टिहीन थी और दृष्टिहीन के साथ इसने दृष्टिहीन और इसने ब्रेल लिपि से अध्ययन किया था। ब्रेल लिपि से अध्ययन करके ई टॉकिंग बुक्स बनाई, तो दृष्टिहीन आंखें नहीं, और ई टॉकिंग बुक्स बनाकर उसने एमफिल पीएचडी किया। और मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के अंदर ये लड़की एमए के छात्रों को संस्कृत पढ़ा रही है। एमए के विद्यार्थियों को एसएल कॉलेज के अंदर, एसएल कॉलेज में संस्कृत विषय का, संस्कृत सब्जेक्ट का क्या करा रही है, अध्ययन करवा रही है। ये कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। इनको नेट पर आप सर्च कर देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई सर ने ये संगीता अग्रवाल का नाम क्यों लिया। इसने ब्रेल लिपि से दिल्ली के अंदर किस प्रकार अध्ययन किया और मुजफ्फरपुर के अंदर एमए के छात्रों को संस्कृत कैसे पढ़ाई। वास्तव में ऐसे विशिष्ट बालकों की शिक्षा हमारे लिए क्या है, हमारे लिए प्रेरणादायक है। जब एक दृष्टिहीन बालक इस प्रकार की लड़की, दृष्टिहीन बालक या लड़की इस प्रकार की ई टॉकिंग बुक्स बना रही है, तो वास्तव में ये अच्छा है।
एक आपने सुना होगा रमेश गोदारा, मन के हारे हार है। इन्होंने इचियोन दक्षिण कोरिया के अंदर एथलेटिक के अंदर तिरंगा फहराने की कल्पना की। ये भी लड़का अलग था, रमेश गोदारा। और इसने किया इंचियोन, ये कुछ जगह है दक्षिण कोरिया के अंदर, और उस दक्षिण कोरिया के अंदर इन्होंने तिरंगा फहराने के लिए बात कही। तो मैंने रमेश गोदारा का नाम क्यों लिया, मैंने संगीता अग्रवाल का नाम क्यों लिया? एक है इसके अंदर मनीराम वर्मा, जो हरियाणा के नुहर में जिला परिषद पर सीईओ है। और ये कैसे है, हरियाणा के मेवात के रहने वाले थे मनीराम वर्मा, और वहां पर ये है हरियाणा के नूह नाम की जगह है, वहां पर जिला परिषद में सीईओ है। क्या नाम बताया था? मनीराम शर्मा। ये हरियाणा नूह नाम का कोई जगह है, उस जगह के अंदर ये सीईओ पद पर कार्य है। ये भी विकलांग थे। तो मैंने मनीराम वर्मा का नाम क्यों लिया, मैंने संगीता अग्रवाल का नाम क्यों लिया, मैंने रमेश गोदारा का नाम क्यों लिया? आपने एक नाम सुना होगा जो आरएएस के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, दृष्टिहीन जज यूसुफ सलीम। ये राजस्थान के अंदर आरपीएससी के अंदर आरएएस के अंदर पूछा गया था। सलीम नाम बताते हैं। सलीम ये क्या था, पाकिस्तान के अंदर इसने जज का काम किया था। अभी देख कर बताता हूँ मैं आपको। यूसुफ सलीम पाकिस्तान में पहले दृष्टिहीन जज बने, पाकिस्तान के अंदर पहले दृष्टिहीन जज यूसुफ है ना, सलीम कह दो, सलीम जो है ये क्या थे, पाकिस्तान के अंदर पहले दृष्टिहीन जज बने। अब बताइए दृष्टिहीन जज कहीं बनता है क्या? दृष्टिहीन जज, और उसका नाम क्या था? सलीम। अब आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आरपीएससी के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान के अंदर पहला दृष्टिहीन जज कौन था, तो उसका नाम आएगा यूसुफ सलीम। मैंने सलीम लिख दिया है, यूसुफ और लिख सकते हो। और इसकी एक बहन और थी, वो भी विकलांग थी, और उसका नाम क्या था मैं आपको बताता हूँ, साइना। प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर कार्य है साइना। अब इसकी सलीम की एक बहन और है, उसके नाम राशि है साइना। अब मैंने आपको साइना का नाम क्यों बताया, बोलो? ये प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर डिप्टी सेक्रेटरी पद पर कार्य है। ये लड़की भी विकलांग है, सलीम भी पाकिस्तान के पहले दृष्टिहीन जज बने, ये भी है। मनीराम शर्मा हरियाणा के नूह में सीईओ पद पर कार्य है, ये भी विकलांग थे। और ठीक है ना, और दृष्टिहीन संगीता अग्रवाल, ये भी क्या है, इन्होंने ब्रेल लिपि से अध्ययन किया, और ये एमए के संस्कृत छात्रों को मुजफ्फरपुर के अंदर पढ़ा रही है, एसएल कॉलेज के अंदर। इसी प्रकार मैं आपको एक नाम और लेता हूँ साइना के बाद, अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वैजयंती पाल ने भी इसकी रिकमेंड की थी। और अरुणिमा का जो चैप्टर है कई कोर्सों के अंदर चलता भी है, हिंदी के अंदर चैप्टर भी है। ये अरुणिमा की अपने एक बार दर्शन करने के लिए गई उज्जैन के अंदर, तो उसको घुसने नहीं दिया, तो उसने ट्वीट करके प्रधानमंत्री को ये कहा कि मैं आज विकलांग हूँ, तो मुझे लोगों ने क्या किया, मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार किया। तो ये अरुणिमा एक बहुत ही विकलांग होने के बावजूद भी इसने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला, और उसका नाम क्या था, अरुणिमा। अब मैंने अरुणिमा का नाम क्यों लिया, अब ये नाम ये नोट करके रखो, ये जितने भी मैंने उदाहरण आपको बताए हैं ये आपको ध्यान में होने चाहिए। कम से कम इन बालकों से सामान्य बालक क्या होगा, शिक्षा देगा। जब अरुणिमा नाम की, आपने मध्य प्रदेश में सुना होगा, कई लड़के देखे होंगे विकलांग होते हैं, अपने पैरों से लिखते हैं, और पैरों से लिखकर उन्होंने सामान्य बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को मेरिट में नहीं आने दिया। क्यों? उनके अंदर अगर इस प्रकार की जो मानसिक अगर विकृति होती तो वो लड़के क्या सामान्य लड़कों को आने देते? इसका मतलब वो मानसिक परफेक्ट है। तो फिर समावेशी शिक्षा को इंक्लूड क्यों नहीं किया जा सकता है?
समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको तो हमेशा अरुणिमा को नहीं घुसने दिया मंदिर के अंदर। क्यों नहीं घुसने दिया? जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और विकलांग महिला चढ़ी, जिसके पैरों में है ही नहीं कुछ, जान नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, और एक दो उदाहरण बताता हूं मैं। एक दृष्टिहीन मांडवी, ये कनाको पर्वत पर पहुंची, हिंसार की बेटी है, ये बैंक मैनेजर बनी है ना। और उसके बाद एक भीलवाड़ा का ब्रह्मानंद है ना, उसकी बचपन में आंख छीन ली। चित्तौड़गढ़ में अंदर ये न्यायिक सेवा के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर है, और न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा है। उसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ब्रह्मानंद। अब मैंने ब्रह्मानंद का नाम क्यों दिया? ये सारे के सारे विकलांग हैं, आंखों की रोशनी चली गई। जिस बच्चे की आंखों की रोशनी चली जाएगी वो तो अंधा हो जाएगा, और अंधा होने के लिए फिर भी वो चित्तौड़गढ़ में न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य है। धन्नाराम का नाम है, धन्नाराम पुरोहित। उनके दोनों पैर नहीं है। जालोर जिले के भीनवार में है ना, विशेष योग्य जनों के लिए अनेक प्रकार के एनजीओ के कार्य में समर्थन दे रहे हैं। अब कुचामन तहसील का एक लड़का और है, भंवर, उसने पीएचडी से किया, साक्षरता के लिए लोगों को प्रेरित करता है। भंवर सिंह कुचामन का है ये। तो मेरा कहने का मतलब है, इन बालकों के लिए अभी कुछ समय पहले अपन ने अखबार में पढ़ा होगा और अपन ने देखा भी होगा कि इन बच्चों के लिए जो विकलांग बालक है उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट, बहुत अच्छी ये योजना है, विदेश से लाई गई थी। बंबई से डॉक्टर आए थे, पुणे से डॉक्टर आए थे। कॉक्लियर इम्प्लांट, ये कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा उन विशिष्ट बालकों का इलाज किया गया और उसमें सफलता मिली। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली था। जो अपने राजस्थान के अंदर जो विशिष्ट बालक थे उनके ऊपर किया। आपने एक सुना होगा, उसका नाम क्या नाम उसको कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने जब उसको बंदी बना लिया गया था पृथ्वीराज चौहान को, तो चंद्रवरदाई ने कहा राजा से कि ये मेरा जो राजा पृथ्वीराज चौहान है ये शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत पारंगत है। शब्द भेदी दो आंखों से नहीं देख, क्योंकि उसकी दोनों आंखें पृथ्वीराज चौहान के ना वो फोड़ दी गई थी। तो जब फोड़ दी तो वो देख नहीं सकता था, तो वो केवल आवाज से बाण चलाता था। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा, 4 बास 24 गज अष्टंगुल फरमान, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। यानी उसने इतनी दूरी बताई उसको, और दूरी से हिसाब से उस पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया, और जो राजा था उसकी क्या करा दी, हत्या। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सार में अंत में यही कहना चाहूँगा, मैंने आपको जितना बताया, राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संस्थान कर रहे हैं, और ये मैंने रमेश गोदारा के हैं, यूसुफ सलीम का उदाहरण है, मणिराम का है, भंवर का उदाहरण है, और ये अरुणिमा का उदाहरण है, और संगीता का है। ये अनेक प्रकार की मैंने नाम लिखकर ये जो बताए हैं जगह, इन जगहों पर ये अच्छे पदों पर कार्यरत है। ये नहीं एक सामान्य पदों पर कार्यरत है, ऐसा नहीं है, अच्छे पद पर कार्यरत है। तो इन प्रकार के उदाहरणों से सामान्य बालकों को भी क्या लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। एक खिलाड़ी भी है, मुझे नाम भी अनेक याद नहीं है, इनकी अगर लिस्ट निकालोगे तो बहुत कुछ विशिष्ट बालक मिलेंगे आपको। इस प्रकार अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप समावेशी शिक्षा को सामान्य बालकों के साथ जोड़ें और उनको भी समानता का अधिकार दिलाकर और उन्हें एक सामाजिक प्राणी बनाने में अपना सहयोग दें। बाकी अगला कल टॉपिक डिस्कस करें। थैंक यू एवरीवन।